Hi everyone and welcome to a brand new episode of The Hindu Decoded. मैं हूँ नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्को क्लेवर। आज तारीख है नवंबर 20th 2025 और हम हमेशा की तरह द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स को एकदम सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। एंड गाइस, अ क्विक रिमाइंडर, इन एडिटोरियल्स के सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम PDF आपको हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। एक और छोटी सी टिप स्पेशली फॉर बिगिनर्स, जब भी आपको कोई सेंटेंस या मेरी एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट। सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ो और हो सके तो समझने के बाद उसे 2 बार जोर से बोलो। ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस रेगुलरली, इन जस्ट 6 months you will see a drastic improvement in your English. So ready? Let's get started. आज का हमारा पहला एडिटोरियल है रीसेट विद रियाद। टाइटल के नीचे लिखा है ऑन US Saudi Arabia ties, the United States seems to have de-hyphenated Saudi Arabia and Israel in its West Asia plans. मतलब अमेरिका अब सऊदी अरेबिया और इजराइल को वेस्ट एशिया के लिए अपनी प्लानिंग में अलग अलग करके देख रहा है। पहले दोनों को एक साथ जोड़कर देखते था, अब वो हाइफन हट गया है। लेट्स डाइव इन। Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman's visit to the White House marked the official end of a brief chill in relations between the most powerful country and the most influential Arab state. मतलब सऊदी के क्राउन प्रिंस, जिन्हें MBS भी कहते हैं, जब व्हाइट हाउस गए तो ये इस बात का ऑफिशियल सिग्नल था कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश और सबसे इन्फ्लुएंशियल अरब देश है, उनके बीच जो थोड़े समय से ठंडे रिश्ते चल रहे थे वो अब खत्म हो गए हैं। Ties had hit a low after Jamal Khashoggi, a Saudi dissident journalist in the US, was murdered inside the kingdom's consulate in Istanbul in October 2018. रिश्ते तब बहुत खराब हो गए थे जब जमाल खशोगी, जो US में रहने वाले एक सऊदी जर्नलिस्ट थे और अपनी सरकार के खिलाफ लिखते थे, उनकी हत्या अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर ही कर दी गई थी। US intelligence agencies later concluded that MBS had ordered the killing. बाद में US की खुफिया एजेंसियों ने ये कंक्लूजन निकाला कि इस हत्या का आदेश खुद MBS ने दिया था। During his election campaign, Joe Biden had vowed to hold MBS accountable. अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो बाइडन ने कसम खाई थी कि वो MBS को इस चीज के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। Yet it was Mr. Biden who took steps to rehabilitate the prince. लेकिन फिर भी खुद मिस्टर बाइडन ने ही उस प्रिंस की इमेज को सुधारने के लिए कदम उठाए। He traveled to Jeddah in July 2022, where he greeted the heir to the Saudi throne with a fist bump. वो जुलाई 2022 में जेड्डा गए और वहां उन्होंने सऊदी के होने वाले राजा से हाथ मिलाने की जगह फिस्ट बम्प किया। पहले अकाउंटेबिलिटी की बात और फिर फिस्ट बम्प, क्लासिक पॉलिटिक्स। Donald Trump, who brokered the 2020 Abraham Accords, has been keen to deepen America's traditional ties with its Arab partners. डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 2020 में एब्राहम अकॉर्ड्स यानी इजराइल और अरब देशों के बीच समझौता करवाया था, वो अमेरिका के अरब पार्टनर्स के साथ पारंपरिक रिश्तों को और भी गहरा करने की इच्छुक रहे हैं। On Tuesday, he defended MBS's human rights record, claiming that the prince knew nothing about Khashoggi's murder. मंगलवार को तो उन्होंने MBS के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड का बचाव भी किया और ये दावा किया कि प्रिंस को खशोगी की हत्या के बारे में कुछ नहीं पता था। सीरियसली, जैसे क्लास मॉनिटर बोल रहा हो, सर इसने कुछ नहीं किया, ये तो मासूम है। He also promised to sell tanks and F-35 fighters to Saudi Arabia despite Israel's objections. उन्होंने इजराइल के एतराज के बावजूद सऊदी अरेबिया को टैंक्स और F-35 फाइटर्स बेचने का भी वादा किया है। It will also get access to America's most advanced computer chips. सऊदी अरेबिया को अमेरिका के सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स भी मिलेंगे। MBS is seeking to build vast data centers to transform Saudi Arabia into a technological powerhouse. MBS बहुत बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स बनाना चाह रहे हैं ताकि सऊदी अरेबिया को एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनाया जा सके। Historically, Saudi Arabia's abysmal human rights record has played little role in shaping its relationship with Washington, long anchored in geopolitical and energy interests. इतिहास देखें तो सऊदी अरेबिया का जो बहुत ही खराब ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है, उसका वॉशिंगटन के साथ रिश्तों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि उनके रिश्ते हमेशा से जियोपॉलिटिकल और एनर्जी इंटरेस्ट्स पर ही टिके रहे हैं। मतलब तेल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैटर करती है, ह्यूमन राइट्स नहीं।
There have been moments of strain such as the 1973 oil shock, the post-9/11 distrust, or the chill after the Khashoggi murder, but both sides have consistently prioritized strategic alignment over values. हाँ, रिश्तों में तनाव के पल आए हैं, जैसे 1973 का ऑयल क्राइसिस, 9/11 हमले के बाद का अविश्वास या खशोगी की हत्या के बाद की कड़वाहट, लेकिन दोनों ही देशों ने हमेशा नैतिक मूल्यों से ऊपर अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रखा है। One persistent complication, however, has been Israel, America's closest regional ally, which does not have formal diplomatic ties with Riyadh. लेकिन एक लगातार बनी हुई मुश्किल रही है इजराइल, जो अमेरिका का उस रीजन में सबसे करीबी सहयोगी है और जिसके रियाद यानी सऊदी अरेबिया के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं हैं। After the Abraham Accords were signed, the Biden administration pushed Saudi Arabia to join the framework by normalizing ties with Israel. एब्राहम अकॉर्ड्स साइन होने के बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने सऊदी अरेबिया पर दबाव डाला कि वो भी इजरायल के साथ रिश्ते नॉर्मल करके इस फ्रेमवर्क में शामिल हो जाए। MBS had said in September 2023 that Saudi Arabia and Israel were in an advanced stage of negotiations. MBS ने सितंबर 2023 में कहा भी था कि सऊदी अरेबिया और इजरायल के बीच बातचीत काफी एडवांस स्टेज पर है। But the October 7 Hamas attack and Israel's genocidal Gaza war halted the momentum. लेकिन अक्टूबर 7 को हमास के हमले और उसके बाद गाजा में इजरायल के जेनोसाइडल वॉर ने उस पूरी प्रोसेस की स्पीड पर रोक लगा दी। Today, Saudi Arabia says it remains open to joining the accords, but only if there is a credible, time-bound path towards a two-state solution to the Palestine question, a position Israel opposes. आज सऊदी अरेबिया कहता है कि वो अकॉर्ड्स में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि पैलेस्टाइन मुद्दे का टू स्टेट सोल्यूशन निकालने के लिए एक भरोसेमंद और टाइम बाउंड प्लान हो, और इजरायल इस पोजीशन का विरोध करता है। Mr. Trump appeared to have realized the both regional complexities and Israel's intransigence. ऐसा लगता है कि मिस्टर ट्रंप को उस क्षेत्र की जटिलताओं और इजरायल के अड़ियल रवैये दोनों का एहसास हो गया है। He now seems prepared to deepen ties with Saudi Arabia without demanding an immediate commitment to recognize Israel. अब वो सऊदी अरेबिया के साथ रिश्ते मजबूत करने को तैयार दिख रहे हैं, बिना इस बात की इमीडिएट डिमांड रखे कि वो इजरायल को मान्यता दे। In effect, he has dehyphenated Saudi Arabia from the Abraham Accords for now, choosing instead to cultivate direct, stronger ties with the kingdom, which he views as central to his broader West Asia plans. असल में उन्होंने फिलहाल के लिए सऊदी अरेबिया को एब्राहम अकॉर्ड से अलग कर दिया है, यानी डीहाइफनेट कर दिया है, और इसके बजाय उन्होंने सीधे तौर पर किंगडम के साथ मजबूत रिश्ते बनाने का फैसला किया है, जिसे वो अपने वेस्ट एशिया के बड़े प्लान्स के लिए सेंट्रल मानते हैं, केंद्रीय मानते हैं। ऑलराइट गाइज, एक एडिटोरियल हो गया, टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक। हे एस्पिरेंट्स, वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब याद करने में स्ट्रगल कर रहे हो? वेल, नॉट एनी मोर। Go to the Google Play Store and download the ScoreClever app. हमारी ऐप में एक यूनिक लर्निंग टेक्निक है जो आपको हेल्प करती है लर्न वंस एंड नेवर फॉरगेट। सीरियसली, एक बार ट्राई करके देखो, यू लव इट। एंड हाँ, ये जो नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, कैसा लग रहा है? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस फॉर यू एवरी सिंगल डे, सो प्लीज हमें अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। चलो, बैक टू द सेकेंड एडिटोरियल। ओके, our second editorial is titled Breaking the Rules, and the subtitle is On the Reversing of the Vanashakti Ruling, Post-Facto Clearance Must Remain the Exception, Not the Rule. इसका मतलब है, वनाशक्ति केस में जो फैसला आया था उसे पलटने पर ये एडिटोरियल है। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस मतलब काम होने के बाद परमिशन लेना, ये एक्सेप्शन होना चाहिए, रूल नहीं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, but don't worry, I'll make it super simple. The majority decision by a bench of the Supreme Court to reverse its May 2025 order, which had stayed the grant of post-facto environmental clearances, illustrates the difficulty of dealing with the seemingly irreversible consequences of a much-abused law. सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने majority decision से अपने May 2025 के ऑर्डर को पलट दिया है। उस ऑर्डर में पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस पर रोक लगा दी गई थी। ये नया फैसला दिखाता है कि एक ऐसे कानून के परिणामों से निपटना कितना मुश्किल है जिसका बहुत गलत इस्तेमाल हुआ है और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस को पलटना लगभग नामुमकिन लगता है।
The controversy is also about the form of the Environment Ministry's instruments that normalized those exceptions. ये विवाद Environment Ministry के उन तरीकों पर भी है जिन्होंने इन exceptions को यानी काम पहले permission बाद में वाली चीज़ को normal बना दिया था. The Environment Protection Act 1986 and EIA notifications of 1994 and 2006 are framed around prior environmental clearance, yani EC, which means that large construction and industrial projects must not start work until an authority has assessed their consequences. Environment Protection Act 1986 और EIA notifications ये सब prior environmental clearance के principle पर बने हैं. इसका मतलब है कि बड़े कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स तब तक काम शुरू नहीं कर सकते जब तक कोई अथॉरिटी उनके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस का असेसमेंट न कर ले. सिंपल फंडा. Decisions by the court including Common Cause 2017 and Alembic Pharmaceuticals 2020 treated post facto EC as impermissible where prior EC was mandatory. पहले के कोर्ट डिसीजंस जैसे कॉमन कॉज और एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स केस में पोस्ट फैक्टो ईसी को इनएडमिसिबल यानी अस्वीकार्य माना गया था, जहां प्रायर ईसी यानी पहले से परमिशन लेना अनिवार्य था. द ऑर्डर इन मे in Vanashakti read this as ruling out post facto ECs altogether for such projects. मई में वनाशक्ति केस में जो ऑर्डर आया था उसने इसका मतलब ये निकाला कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पोस्ट फैक्टो ईसी पूरी तरह से बैंड है. The new majority does not say EC first is no longer the rule, but locates a narrow space for post facto clearances by relying on Alembic, D. Swamy and others to allow regularization when considerable resources have already been committed, usually with fines. अब जो नया मेजॉरिटी डिसीजन आया है वो ये नहीं कह रहा कि ईसी फर्स्ट का रूल खत्म हो गया है, लेकिन वो पुराने केसेस का हवाला देकर पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के लिए एक छोटी सी जगह बना रहा है ताकि उन केसेस को रेगुलराइज किया जा सके जहां प्रोजेक्ट पर पहले ही बहुत पैसा खर्च हो चुका है, और ये रेगुलराइजेशन आमतौर पर फाइन लगाकर किया जाता है. गलती करो, फाइन भरो और सब लीगल बना लो. वाह. This still means that the ministry can maintain EC first as the legal default and allow post facto clearances only in rare, highly constrained cases. इसका मतलब अभी भी यही है कि मिनिस्ट्री को EC फर्स्ट को ही डिफॉल्ट रूल मानना चाहिए और पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस को सिर्फ बहुत रेयर और लिमिटेड केसेस में ही अलाउ करना चाहिए. In any case, the spirit of the EC regime remains ex ante. किसी भी हाल में EC सिस्टम की जो मूल भावना है वो ex ante ही है, मतलब पहले से परमिशन लेना. A clearance granted after construction has begun or finished cannot replicate the EIA's rationale, which is to make environment-related decisions before the potential cumulative consequences are underway. Post facto clearance can only impose penalties, prescribe mitigation or order closure or demolition. काम होने के बाद क्लियरेंस में आप बस पेनल्टी लगा सकते हो, नुकसान कम करने के उपाय बता सकते हो या प्रोजेक्ट को बंद करने या तोड़ने का आदेश दे सकते हो. Even if the judiciary permits such ECs in some circumstances now, the clearances will be remedial and sit uneasily with the structure of environmental jurisprudence in India since the 1990s. भले ही कोर्ट अब कुछ सिचुएशंस में ऐसी ECs अलाउ कर दे, ये क्लियरेंसेस सिर्फ रिमीडियल यानी सुधारक होंगी और इंडिया में 1990 से बने एनवायरमेंटल लॉ के ढांचे के साथ फिट नहीं बैठेंगी. The majority's concern about differential treatment of past and future violators is also understandable, even if its remedy is not. मेजॉरिटी की ये चिंता भी समझी जा सकती है कि पुराने और भविष्य के नियम तोड़ने वालों के साथ अलग अलग व्यवहार हो रहा है, भले ही उनका दिया गया समाधान सही ना हो. Vanashakti struck down the 2017 notification and subsequent Environment Ministry Office memoranda that facilitated post facto ECs, but it let existing post facto ECs stand. वनाशक्ति केस ने 2017 के उस नोटिफिकेशन और मिनिस्ट्री के मेमोज को रद्द कर दिया था जो पोस्ट फैक्टो ईसीज को आसान बनाते थे, लेकिन उसने पहले से दी गई पोस्ट फैक्टो ईसीज को बने रहने दिया. द मेजॉरिटी ट्रीटेड दिस एज डिस्क्रिमिनेटरी, विच इज फेयर, but unequal treatment during a shift from a permissive to a stricter regime is to be expected during regulatory housekeeping. इसका existence does not by itself require that an old route be revived. और सिर्फ इस भेदभाव के होने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पुराने रास्ते को फिर से जिंदा कर दें.
The court has also recalled the bar on post facto ECs and reopened the legal question, indicating that limited post facto regularization is not in itself untenable. कोर्ट ने पोस्ट फैक्टो ईसीज पर लगी रोक को वापस ले लिया है और इस कानूनी सवाल को फिर से खोल दिया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि लिमिटेड पोस्ट फैक्टो रेगुलराइजेशन अपने आप में पूरी तरह से गलत नहीं है. In the end, the ministry must treat post facto ECs as an exception, not least because they are inherently at odds with the legal framework. आखिर में मिनिस्ट्री को पोस्ट फैक्टो ECs को एक एक्सेप्शन के तरह ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये लीगल फ्रेमवर्क की मूल भावना के ही खिलाफ है. Any complaint about discrimination between past and future violators should be addressed by tightening legacy clearances, not by normalizing post facto regularization. पुराने और भविष्य के वायलेटर्स के बीच भेदभाव की कोई भी शिकायत को पुरानी दी गई क्लियरेंसेस को और सख्त बनाकर एड्रेस किया जाना चाहिए, ना कि पोस्ट फैक्टो रेगुलराइजेशन को एक नॉर्मल प्रैक्टिस बनाकर. And that's a wrap for today's editorials. The second one was a bit heavy, wasn't it? But I hope I made it clear for you. Now, before I sign off, here's something super exciting for all you competitive folks out there. Get ready for the editorial vocab league on our Score Clever Telegram channel. ये है IPL for editorial vocabulary. रोज शाम 7 बजे हम दिन के एडिटोरियल्स के सबसे इम्पोर्टेंट वोकैब पर एक लाइव क्विज कंडक्ट करते हैं. There are monthly leagues, scores and amazing rewards for the winners. It's fun, it's competitive and it's the best way to master your vocabulary. So what are you waiting for? Join our Telegram channel now and become a part of the vocab league. Link is in the description. This is your host and dost Neha signing off from Score Clever. Keep learning, keep growing. I'll see you tomorrow.